हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए सीटीपी। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम का वक्र एवं पठार, लर्निंग कर्व एंड प्लेट्यू, जिसके हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है अधिगम वक्र यानी कि लर्निंग कर्व क्या दर्शाता है? सीखने की प्रगति, दंड, अनुकरण या फिर बुद्धि। तो क्या दर्शाता है? ये सीखने की प्रगति दर्शाता है कि सीखने की प्रगति क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है लर्निंग कर्व का हिंदी अर्थ क्या है? अधिगम का मापन, अधिगम का वक्र, अधिगम का मूल्यांकन या फिर अधिगम का स्थानांतरण। तो लर्निंग कर्व का मतलब होता है अधिगम का वक्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है अधिगम वक्र किसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है? तालिका, ग्राफ, कहानी या फिर चित्रकला। अगर आप अधिगम वक्र बनाना चाहते हैं तो क्या बनाएंगे? तालिका नहीं बनेगी। ग्राफ तो उसमें ग्राफ बनता है, कहानी और चित्रकला भी नहीं बनती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राफ। 4 नंबर में लिखा है अधिगम वक्र में प्रगति कैसी दिखाई जाती है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, स्थिर या फिर गोलाकार। तो अधिगम वक्र में प्रगति जो होती है बच्चे की वो कैसी दिखाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, स्थिर या गोलाकार। तो अगर आप अधिगम वक्र में प्रगति दिखाएंगे तो इसमें हमेशा वो ऊपर की ओर जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5th नंबर क्वेश्चन में लिखा है अधिगम पठार यानी कि लर्निंग प्लेटू का अर्थ क्या है? अचानक सीखना, सीखने की गति रुक जाना, दंड मिलना या फिर भूल जाना। तो अधिगम पठार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। सीखने की गति इसमें रुक जाती है तभी वो पठार बन जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है अधिगम पठार कब उत्पन्न होता है? निरंतर प्रगति होने पर, सीखने में रुकावट आने पर, दंड मिलने पर या फिर पुरस्कार मिलने पर। तो अधिगम पठार कब उत्पन्न होता है? जब हमारे सीखने की जो प्रगति होती है वो रुक जाती है, रुकावट आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अधिगम वक्र का संबंध किससे है? अधिगम की गति, अनुकरण, दंड या फिर मूल्यांकन। तो अधिगम वक्र का संबंध किससे होता है? जो अधिगम की गति होती है, किस प्रकार से अधिगम सीखा जा रहा है, किस गति से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में लिखा है अधिगम वक्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? सीखने की प्रगति मापने के लिए, दंड देने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, प्रतियोगिता कराने के लिए। तो अधिगम वक्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है सीखने की प्रगति मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है लिखा है पठार का मुख्य कारण क्या हो सकता है? थकान, रुचि की कमी, अभ्यास की कमी या फिर उपर्युक्त सभी। तो पठार का मुख्य कारण, पठार का मतलब होता है अधिगम में रुकावट। तो थकान भी हो सकती है, अगर बच्चे के अंदर थकान आ रही है तो उसके अधिगम में क्या हो जाएगा? रुकावट। रुचि में कमी, सबसे मेन होता है रुचि। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में तो वो अधिगम उससे भी रुक जाएगा, जिससे पठार बन जाएगा। अभ्यास की कमी, मान लो वो पढ़ रहा है क्लास में लेकिन अभ्यास नहीं कर रहा है, तब भी पठार बन जाएगा। अभ्यास में कमी से भी अधिगम में रुकावट आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में लिखा है अधिगम वक्र में तीव्र प्रगति किस अवस्था में होती है? प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था, पठार अवस्था या फिर विश्राम अवस्था। तो अधिगम वक्र में तीव्र प्रगति किस अवस्था में होती है? अधिगम वक्र की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक अवस्था। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में तेज होती है, उसके बाद में धीमी हो जाती है। अधिगम पठार को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? विश्राम, प्रेरणा, अभ्यास या फिर उपयुक्त सभी। तो अधिगम पठार को अगर हमें दूर करना है यानी कि अधिगम में जो रुकावट उसको दूर करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विश्राम करना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए, मोटिवेशन और अभ्यास भी करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में लिखा है अधिगम वक्र किसका संकेत देता है? सीखने की मात्रा, सीखने की प्रगति, दंड या फिर अनुकरण। तो अधिगम वक्र किसका संकेत देता है? सीखने की प्रगति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 में लिखा है पठार का अर्थ है निरंतर उन्नति, अस्थायी रुकावट, पूर्ण अधिगम या फिर भूल जाना। तो अधिगम पठार का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी रुकावट। जो बच्चे की अधिगम में अस्थायी रुकावट होती है यानी कि उस रुकावट को दूर भी किया जा सकता है, तो इसीलिए पठार बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में लिखा है अधिगम वक्र में पठार के बाद क्या होता है? अधिगम समाप्त हो जाता है,
पुनः प्रगति होती है, भूल बढ़ जाती है या फिर दंड मिलता है। तो अधिगम वक्र में जब पठार होता है तो इसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः प्रगति होती है। यानी कि बच्चा जब अधिगम में वापस आ जाता है, अभ्यास करने लगता है या रुचि लेने लगता है तो पुनः प्रगति हो जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अधिगम वक्र किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाता है? गतिशील प्रक्रिया, स्थिर प्रक्रिया, निष्क्रिय प्रक्रिया या फिर दंडात्मक प्रक्रिया। तो अधिगम वक्र किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिशील अभिक्रिया प्रक्रिया दर्शाता है। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अधिगम वक्र का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या फिर उपर्युक्त सभी। जो अधिगम वक्र का अध्ययन किया जाता है इन तीनों में से किसके लिए या फिर सभी के लिए, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन का जो भी आंसर हो उसको कमेंट जरूर करते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 17 में लिखा है अधिगम वक्र में गिरावट किस कारण हो सकती है? थकान, बीमारी, रुचि की कमी या फिर उपर्युक्त सभी। तो अधिगम वक्र में जो गिरावट होती है उसका कारण थकान भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है और रुचि में कमी भी हो सकती है। तो तीनों ही सही हैं, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है यूपी टेट में अधिगम वक्र से सबसे अधिक क्या पूछा जाता है? पठार, अधिगम वक्र की विशेषताएं या फिर कारण। तो अगर आप यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 3 बातें ध्यान रखना है अधिगम वक्र से संबंधित। इसमें पठार के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, अधिगम वक्र की विशेषताएं और कारण। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अधिगम पठार किस प्रकार की बाधा है? बाधा का मतलब होता है रुकावट। स्थायी, अस्थायी, सामाजिक या फिर जैविक। स्थायी का मतलब जो हमेशा बनी रहे, अस्थायी मतलब जो रुकावट आए चली जाए, सामाजिक का मतलब जो समाज में होने वाली हो, जैविक का मतलब जो जीवों में हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी। अधिगम पठार में जो बाधा होती है वो अस्थायी होती है, इसको दूर किया जा सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सीखने में पठार आने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? अभिप्रेरणा की कमी, मोटिवेशन की कमी, बुद्धि, आयु या फिर अनुकरण। तो सीखने में जो पठार बन जाता है उसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा की कमी। अगर बच्चे में मोटिवेशन नहीं है तो हो जाएगा। बुद्धि, आयु या अनुकरण से इसका संबंध नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अधिगम वक्र किस विषय में अधिक उपयोगी है? कौशल अधिगम, भाषा अधिगम, खेल प्रशिक्षण या फिर उपर्युक्त सभी। तो अगर आप अधिगम कर रहे हैं यानी कि सीख रहे हैं तो इसका वक्र कौशल अधिगम के लिए में भी उपयोगी है, किसी भी स्किल को आप सीख रहे हैं। भाषा अगर आप सीख रहे हैं तो उसके लिए भी उपयोगी है। खेल प्रशिक्षण, अगर आप खेल की ट्रेनिंग ले रहे हैं कोई भी खेल तो उसके लिए भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पठार के दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना, प्रेरित करना, उपेक्षा करना या फिर प्रतियोगिता कराना। तो पठार अगर बच्चे बनना अधिगम तो दंड देना ये गलत है, दंड नहीं देना चाहिए। प्रेरित करना ये सही है, मोटिवेट उसको करना चाहिए। बच्चे को जब प्रेरित किया जाएगा तो उसमें सीखने की क्षमता बढ़ेगी, अधिगम की क्षमता बढ़ेगी, जिससे पठार नहीं बनेगा। उपेक्षा करना यानी कि उसकी बुराई करना, उसको जो है मना कर देना, तो ये भी नहीं करना चाहिए। प्रतियोगिता कराना ये सब निगेटिव है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें होगा प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में लिखा है अधिगम वक्र में सुधार किससे होता है? अभ्यास, यानी कि बच्चा अगर अभ्यास करता है तो सही है। विश्राम, यानी कि अगर उसमें थकावट है अगर वो विश्राम कर लेता है तो इससे भी हो जाएगा। और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, तीनों चीज़ों से अधिगम वक्र में सुधार होता है। तो उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अधिगम वक्र का संबंध किस प्रकार के अधिगम से अधिक है? कौशल अधिगम, रटने वाला अधिगम, निष्क्रिय अधिगम या फिर दंडात्मक अधिगम। अधिगम वक्र का संबंध किस प्रकार के अधिगम से है ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल अधिगम, यानी कि कोई स्किल सीखने की जो बात होती है। 25 में लिखा है अधिगम पठार किससे प्रभावित करता है? अधिगम पठार किसे प्रभावित करता है? सीखने की गति, बुद्धि, व्यक्तित्व या फिर अनुकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की गति। 26 में लिखा है अधिगम वक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रगति का अध्ययन, दंड देना, अनुशासन बनाना या फिर प्रतियोगिता बढ़ाना। तो अधिगम वक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है प्रगति का अध्ययन। 27 में लिखा है पठार के समय विद्यार्थी की स्थिति कैसी होती है? प्रगति रुक जाती है, तेजी से सीखता है, पूर्ण अधिगम हो जाता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा प्रगति रुक जाती है। 28 में लिखा है अधिगम वक्र में निरंतर अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रगति बढ़ती है,
भूल बढ़ती है, दंड मिलता है या फिर अनुकरण रुकता है। तो अधिगम वक्र में निरंतर अभ्यास का क्या प्रभाव होता है? तो इससे प्रगति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 में लिखा है अधिगम पठार को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अभिप्रेरणा, दंड, भय या फिर अनुकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है अधिगम वक्र एवं पठार का संबंध किससे है? सीखने की प्रक्रिया, मूल्यांकन, अनुकरण या फिर दंड। तो अधिगम वक्र एवं पठार का संबंध होता है सीखने की प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमने अधिगम पठार से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। अगर आपने इस CDP प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज 30 MCQ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब